गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी हिस्ट्री की क्लास 12th का चैप्टर 2 का पार्ट 5 लेके आया है। तो मैं सबसे पहले कहूँगा, अगर आप में से कुछ आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। इसके लिए इसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसका चैप्टर 5 यानी लास्ट चैप्टर। इस इस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल्स अ स्टोरी। राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, कैसे जो अभिलेख है वो इसकी कहानी बयां करते हैं। पहले चैप्टर का नाम होता था किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का इसमें इतिहास बताया गया है। मैंने कहा सिर्फ चैप्टर का नाम बदला है, बाकी पूरा चैप्टर सेम है। इसमें पहला टॉपिक था प्रिंसेप एंड पियादसी, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा टॉपिक था द अर्लीस्ट स्टेट्स, प्रारंभिक राज्य। इसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया था, और उन 16 में जो प्रथम यानी मगध, उसके बारे में बताया गया था। फिर इसने कहा था एन अर्ली एम्पायर, एक आरंभिक साम्राज्य। किस साम्राज्य की बात करता है ये? मौर्य साम्राज्य। कहता है मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिल रही है, उसके बारे में बताया था। इसका प्रशासन कैसे चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, और ये कितना इम्पोर्टेंट था ये हमने इसमें पढ़ा था। न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, राजधर्म के नवीन सिद्धांत, ये हमने देखे थे। इसमें हमने दक्षिण भारत के बारे में पढ़ा था कि वहाँ कैसे सरदार और सरदारी, चोल, चेर, पांड्य, ठीक है। और फिर हमने इसमें दैविक राजाओं के बारे में पढ़ा था। जो पांचवा टॉपिक था बदलता हुआ देहात, यानी जनता में राजा की छवि, उपज बढ़ाने के तरीके, ग्रामीण समाज में क्या क्या विभिन्नताएं थी, भूमिदान, और जो नए जो हमारे संभ्रांत वर्ग का उदय हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। और लास्ट वाले हमने वीडियो में नगर एवं व्यापार यानी टाउन्स एंड ट्रेड के बारे में पढ़ा था कि न्यू सिटीज़ कौन कौन सी डेवलप हुई उनके बारे में, और अर्बन पॉपुलेशंस के बारे में, एलाइट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। हमने पढ़ा ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, और कॉइन्स एंड किंग्स। यहाँ तक हम पिछले सारे 4 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज का जो 5वां यानी लास्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि बैक टू बेसिक्स, मूल बातें, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। इसमें पहला टॉपिक आएगा ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, और फिर हम पढ़ेंगे खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया, ठीक है। और जो तीसरा है अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य यानी हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। और इसमें जो आखिरी टॉपिक आएगा वह है अभिलेख साक्ष्य की सीमा, क्या लिमिटेशंस है जो अभिलेख साक्ष्य में, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। सबसे पहले अभिलेख। कहता है अभिलेख का अर्थ निकालने के लिए विद्वान अलग अलग लिपियों का अध्ययन करते हैं और पुरानी लिपियों को आधुनिक लिपियों से मैच करते हैं, मिलान करते हैं, ठीक है। ये अशोक का एक अभिलेख आपको दिखाया गया है। इसमें अशोक लिखने में गलत नहीं है, कहीं आप सोचो कि ये गलत लिखा गया है। अशोक पाली में लिखा जाता है और अशोक आज की हिंदी में लिखा जाता है, ठीक है। ये उसी का पाली नाम है। तो हमने कहा इसमें हमने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अभिलेख, मैंने कहा अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, ठीक है, हार्ड सरफेस पे, सच एज रॉक्स, मेटल्स एंड पॉटरी। कहता है इसमें क्या है, उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे होते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इसमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा भी होता है। कहता है सांची का एक अभिलेख आपको चित्र दिख रहा है, ठीक है ना। ये एक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाला, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, उसका भी अभिलेख आपको दिख रहा है। ये एक दानात्मक अभिलेख आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये एक ताम्र पत्र यानी कॉपर प्लेट का भी आपको दिख रहा है। कहता है अभिलेख जो है वो परमानेंट एविडेंस है। सम ऑफ इट्स कैरी डेट्स, कुछ में डेट्स भी होती है और जिनमें नहीं होती है कहता है अदर्स आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी और स्टाइल ऑफ राइटिंग। उनकी डेट हम कैसे निकालते हैं, उनकी पैलियोग्राफी और स्टाइल ऑफ राइटिंग के बिहाफ पे, ठीक है, पुरालिपि और लेखन शैली के आधार पे।
द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत। जो सबसे पुराने अभिलेख मिले हैं वो किस में मिले हैं? हमें प्राकृत भाषा में मिले हैं। इंस्क्रिप्शंस इन तमिल, पाली एंड संस्कृत लैंग्वेजेस हैव आल्सो बीन फाउंड। तमिल, पाली और संस्कृत लैंग्वेज में भी इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं। यह संभव है कि लोग उस समय और भी भाषाएं बोलते होंगे, लेकिन उनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। हम पढ़ते हैं ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, उसके बारे में। ये देखिए, ये आपकी किताब में कुछ हमें ब्राह्मी लिपि के अल्फ़ाबेट्स दिखाए गए हैं और ये देवनागरी लिपि के अल्फ़ाबेट्स, इनको कंपेयर कर रहा है कि कौन सा किसके लिए यूज किया गया। जैसे का के लिए, चा के लिए, ढा के लिए क्या। ये मैंने आपको इसमें गोले काले करके भी आपको गोले करके भी दिखाए हैं। ये अक्षर जो यहाँ पे से आप ढूंढ सकते हैं और भी इनमें आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है। कहता है आधुनिक भारतीय भाषाओं में यूज होने वाली लगभग सभी जो स्क्रिप्ट्स हैं उनका जो मूल यानी ओरिजिन है ब्राह्मी लिपि ही है। ये सभी ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अधिकतर अभिलेखों में किया गया। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से जो आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। इनको पढ़ा। मैंने कहा क्योंकि सबका ओरिजिन क्या है? ब्राह्मी ही है, तो इन सबको पढ़ के वो वहाँ तक पहुँचे। आपको ये नक्शा दिखाया गया कि इसमें अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, जहाँ पे पूरे भारत में इसके इंस्क्रिप्शन, भारत के बाहर देखेंगे आप कांधार तक में भी इसके इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक भी फैला हुआ है। हाँ जी, तो कहता है इस नक्शे में आप ढूंढें टोपरा, मेरठ, कौशाम्बी, सांची, कांधार, गिरनार और सारनाथ। इन्हें आप नक्शे में ढूंढें और फिल करें। ये आपका टास्क है। ठीक है, आप इन्हें मैप में फिल करके प्रैक्टिस करें। कहता है उनके अक्षरों को, मैंने कहा था कैसे ब्राह्मी लिपि की पहचान की, हम ये पढ़ रहे थे ना। ठीक है, मैंने कहा था उसने क्या किया, आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में जो पांडुलिपि है उनका अध्ययन शुरू किया यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से। फिर उन्होंने क्या किया, उनके अक्षरों के, प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू करी, कंपेयर किया। ठीक है, और अभिलेखों का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि यह संस्कृत में लिखे हैं। उनको लगा कि यह संस्कृत है, जबकि वास्तव में क्या थे? प्राकृत। फिर कई दशक मतलब डिकेड, 10 साल के उसको दशक कहा जाता है। ठीक है, कहता है फिर कई दशकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल लिया। कब निकाला अशोक की लिपियों का अर्थ? जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में, 1838 में। किसने निकाला? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का अर्थ। ओके, चलें आगे। देखिए, कहता खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। पश्चिमोत्तर यानी जो नॉर्थ वेस्ट वाला हमारा एरिया है, वहाँ के अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वहाँ जो अशोक के अभिलेख भी मिले हैं ना, उनमें भी खरोष्टी ही लिपि प्रयोग की गई है। मैंने कहा वैसे अशोक के अभिलेख प्राकृत में है, सॉरी ब्राह्मी में है, पर वहाँ के अभिलेखों में क्या है? खरोष्टी लिपि का प्रयोग, क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज थी खरोष्टी। इस क्षेत्र में हिंद यूनानी शासकों का शासन था। इंडो ग्रीक राजा थे इस एरिया में। ये आप देख सकते हैं मैप में। ये जो मैंने कहा था, ये वाला रीजन देखिए, सारा का सारा ये एरिया किसका था? इंडो ग्रीक, उत्तर पश्चिम भारत का जो हिस्सा था। ओके, इंडो ग्रीक किंगडम। कहता इन राजाओं ने अपने सिक्कों में क्या किया, यूनानी और खरोष्टी दोनों भाषाओं में अपने नाम लिखवाए। देखो खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा, मैंने कहा इन्होंने क्या किया, अपने सिक्कों में ग्रीक और खरोष्टी दोनों लैंग्वेज में अपना नाम लिखा। इससे क्या हुआ, आपके पास दोनों लैंग्वेज में नाम है तो आप कंपेयर इजीली कर पाओगे ना। जैसे मिनांडर का सिक्का मिला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो मिनांडर का सिक्का मिला है, देखिए इसमें एक साइड उन्होंने खरोष्टी लिपि लिखी हुई है और एक साइड ग्रीक। तो इन्होंने मिलाया कि ये वर्ड इसके लिए है तो ये वर्ड इसके लिए होगा। ऐसे करके इन्होंने कंपेयर करके इजी हो गया किसी चीज़ को समझना। ओके, कहता है यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपियन विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल द नेम सिंबल ऑफ ए, कहता है दोनों लिपियों में एपोलोडोटस का नाम लिखने में मान लो ए का प्रयोग है, तो वो ए उन्होंने दोनों में कंपेयर कर लिया कि ओके यहाँ पर इसको ऐसे लिखा गया है। ठीक है, ये मिनांडर के चित्र वाला इंडो ग्रीक सिक्का आपको दिखाई दे रहा है। कहता है अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, जो इंस्क्रिप्शन से हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिले, ये एक अभिलेख है
राजा का आदेश, द ऑर्डर्स ऑफ द किंग। क्या कहते हैं राजा के आदेश में? ये कहता है राजन देवनाम प्रियदर्शी, यह कहते हैं। राजन मतलब राजा के लिए कहा जाता है, देवनाम प्रियदर्शी, इन्होंने एक टाइटल लिया था देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है ना। कहता है अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी। मतलब इससे पहले, मेरे से पहले इस तरह की कोई अरेंजमेंट्स नहीं थे, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है, ठीक है। पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी कि कोई भी मसला है उसे निपटाने के लिए, पर मैंने ये व्यवस्था की है। कौन कहता है? देवनाम प्रियदर्शी यानी अशोक। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुंचाए। प्रतिवेदक ये रिपोर्टर के लिए कह रहा है कि लोगों के समाचार हम मुझ तक पहुंचाए, चाहे मैं कहीं भी हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, चाहे अंतपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ, या पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो, या मैं वाटिका में हूँ, लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा। मैं कहीं भी हूँ, अगर किसी की कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उसकी परेशानी को सॉल्व कर दूँगा उसी समय, ठीक है। चाहे मैं कहीं भी हूँ, मुझ तक ये खबर पहुँचानी है आपको। तो इसमें कितना अच्छा उसने अपने आप को शो किया हुआ है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो कहता है अभिलेख शास्त्रियों ने प्रतिवेदक शब्द का अर्थ क्या बताया? संवाददाता। ओके, कहता है आधुनिक संवाददाता की तुलना में प्रतिवेदक के दायित्व कितने भिन्न रहे होंगे उस समय का, और आपके में क्या अलग रहा होगा, सोच सकते हो आप, ठीक है। ये है राजा के आदेश अभिलेख। कहता है इस अभिलेख में अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का वर्णन है। कौन सी उपाधि? जैसे देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय का मतलब क्या हुआ? देवताओं का प्यारा। ये अपने को प्रियदर्शी भी कहता है, यानी कि मनोहर मुख आकृति वाला, यानी देखने में सुंदर। ओके, द नेम अशोका मेंशन इन सम अदर इंस्क्रिप्शन विच ऑल्सो कंटेन दिस टाइटल। कह रहा और अशोक के अन्य अभिलेखों में भी ऐसा मिला है जिसमें अलग अलग उसकी उपाधियां है। अशोक नाम उसका कई सारे अभिलेखों में मिलता है। इन अभिलेखों के परीक्षण करने के बाद जो अभिलेख शास्त्री है, उन्होंने पाया कि इनके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है, ठीक है, जब वो उनको एग्जामिन करते हैं। इतिहासकारों को इन अभिलेखों की सत्यता पता लगाने के लिए बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि वो किसी भी बात को ऐसे ही मान लेंगे, क्योंकि राजा तो कुछ भी लिखवा सकता है। तो क्या उसने जो लिखवाया है, चाहे वो सही लिखवाया है, गलत है, या थोड़ा बहुत सही है, या फिर बड़ा चढ़ाकर लिख दिया है, तो ये जांच करते हैं, इसकी सत्यता का पता लगाते हैं इतिहासकार बार बार इन अभिलेखों का एग्जामिनेशन करके। कहता कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं, मैंने दिखाया था आपको, एक व्यवस्था लिखा था ना ब्रैकेट में, निम्नलिखित व्यवस्था की है, ठीक है, मैंने ये व्यवस्था की है। कहता कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे गए हैं, क्यों? क्योंकि अभिलेख शास्त्री प्राय वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, जो ये अभिलेख शास्त्री जिन्होंने इसका व्याख्या करी है, ताकि वो उसका पूरा अर्थ आपको समझा पाए, ठीक है, सेंटेंस क्लियर, उसके लिए कहता है। कहता द किंग्स ऑर्डर वर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक्स नियर सिटीज और इम्पोर्टेंट रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। राजा के आदेश यातायात मार्ग के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे। प्राकृतिक में ये आ की मात्रा रह गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको लगा लेना। ओके, प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे। कहता है रास्ते में राजा ने लगवा रखे थे, पर अधिकतर लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्या आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ पाते थे? क्वेश्चन मार्क है, पता ही नहीं हमें। कहता क्या पाटलिपुत्र में यूज होने वाली प्राकृत लैंग्वेज सभी स्थानों पर लोग समझते होंगे? ये भी नहीं कह सकते हम। क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन सब प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। इन सब का उत्तर हमें आसानी से नहीं मिल पाता, हम नहीं समझ सकते हैं। हो भी सकता है ऐसा होता हो, पर ऐसा पॉसिबल भी नहीं लगता कि जब अधिकतर लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे तो वो अभिलेखों को कैसे समझ जाएंगे। रास्ते में लगवा तो दिए हैं, जो पढ़े लिखे वो तो समझ जाएंगे, पर जो जिनकी लोकल लैंग्वेज ही नहीं है, प्राकृत जहाँ की लैंग्वेज नहीं, वो कैसे समझ पाएंगे। एक अभिलेख है राजा की वेदना, ठीक है ना, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। कहता जब देवनाम प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए, देखो इसमें तिथि भी दी गई है। मैंने कहा था कुछ अभिलेखों में तिथि दी होती है, कुछ में तिथि इतिहासकार उसकी लिपि लेखन शैली से निकालते हैं। इसमें तिथि दी हुई है, क्या कि जब उसने क्या नाम है अपना शासन शुरू किया, उसके 8 वर्ष बाद कलिंग कहाँ है? आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त की, ठीक है, 8 वर्ष बाद विजय प्राप्त की।
देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा, ये एक्सप्लेन करने के लिए, वहां नहीं लिखा होगा ये, उसकी ये आपको जो इतिहासकारों ने व्याख्या करी है उन्होंने लिख के दिया है। कह रहा 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख लोग मारे गए और इससे ज्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवनाम पी है। देखो कलिंग पर राजा अशोक ने जब आक्रमण किया तो इसके बाद उन्होंने क्या देखा कि 1 लाख तो मारे गए, 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित यानी वहां से भगा दिया गया, निकाल दिया गया, और 1 लाख मारे गए, इससे भी ज्यादा मारे गए होंगे। बल्कि क्या था कि कलिंग पर शासन करने के बाद जो देवनाम पी है धम के गहन अध्ययन में डूब गए। धम इनका जो धर्म का नाम इन्होंने धम करा, ठीक है, धर्म से थोड़ा अलग है। कहता धम के स्नेह और धम के उपदेश में डूब गए हैं। यही देवनाम पिया के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है कि भाई मैंने विजय तो पाई, पर क्या विजय थी ये, इसमें इतने लाखों लोग मारे गए, क्या विजय थी ये, ठीक है ना। तो वो उसका पश्चाताप था कि वो अब युद्ध छोड़ करके अहिंसा और धम के मार्ग पर चल पड़े थे। देवनाम प्रिय के लिए यह एक बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहां लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग भागते हैं, ठीक है। तो इसका ये बड़ी वेदना रही, वेदना मतलब पीड़ा। This inscription is interpreted as a reflection of Ashoka's anguish. ठीक है, अशोक की जो वेदना है उसके प्रतिबिंब के रूप में यह अभिलेख लिखा गया है। यह अभिलेख युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है। अभी तक अशोक युद्ध करके साम्राज्य बढ़ा रहा था, पर इसके बाद उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आया, ठीक है ना, उसको कष्ट पहुंचा। कहता है उड़ीसा से भी अशोक के अभिलेख मिले हैं, पर जो ये उनकी वेदना को दर्शाने वाला अभिलेख है वहां नहीं मिला जहां उन्होंने युद्ध किया और विजय प्राप्त की। मतलब वैसे उड़ीसा से उनके अभिलेख मिले हैं, पर जो ये उड़ीसा का युद्ध हुआ था ये उड़ीसा में ही ये अभिलेख नहीं दिया, इन्होंने कहीं और लिखा। क्यों? कहता शायद ऐसे इसलिए किया होगा कि यह वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह पाया था, कि वो क्या कहे, यह वेदना कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई थी, ठीक है ना। अभिलेख साक्ष्य की सीमा, क्या लिमिटेशन है इंस्क्रिप्शन एविडेंस में। कहता है अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, बहुत ही हल्के ढंग से बनाए गए थे जिस वजह से उनको आज पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। अभी आपने जो पीछे पिक्चर भी देखी थी उसमें कितने हल्के थे वो अक्षर। दूसरा लिमिटेशन कहता है अभिलेखों का नष्ट होना, जिससे अक्षर लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन में भी डैमेज्ड और लेटर मिसिंग, वो नष्ट हो गए और मिस हो गए उनके लेटर, बीच में रिदम टूट गया, लाइन पूरी बन नहीं पा रही तो समझ में नहीं आ रहा। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसका, उसके बारे में समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कहता ऑल्दो 1000 इंस्क्रिप्शंस हैव बीन डिस्कवर्ड, हजारों अभिलेख तो मिले, नॉट ऑल हैव बीन डिसिफर्ड, सभी का अर्थ नहीं निकाल पाए हैं, पब्लिश नहीं हो पाए हैं, ट्रांसलेटेड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। कहता उनके अभिलेख अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे, हजारों तो हमें मिल गए पर कई सारे अभिलेख रहे होंगे जो आज सुरक्षित नहीं बचे हैं। हमें सब थोड़ी मिले, हमने जितने खोजे जरूरी थोड़ी इतने ही थे, कई रहे होंगे जिसमें से हमें कुछ मिले हैं। जो बचे हैं वह कुल अभिलेखों के अंश मात्र है, कुछ पार्ट ही हमें मिल पाया है, बाकी हमें मिल भी नहीं पाया। कहता another fundamental problem, it is not necessary that what we consider to be politically and economically important today has also been considered by those who wrote the inscriptions। एक और मौलिक समस्या यह आती है कि जो जरूरी नहीं है कि हम जिसे आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मान रहे हैं, जिसने वो अभिलेख लिखे हो उसके लिए भी वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समझा हो, ठीक है। तो ये एक बड़ी समस्या, जरूरी नहीं जिसने लिखा है उसने भी उसे उतना इंपॉर्टेंट माना हो कि ये जरूरी है, ठीक है। तो इस वजह से भी हमें एक बड़ी समस्या आती है। तो ये आज का चैप्टर 2 खत्म होता है, ठीक है। अब हम चैप्टर 3 लेके आएंगे बहुत ही जल्दी, तब तक आप इन चैप्टर्स को अच्छी तरह पढ़ें और सभी चैप्टर्स में दिए गए नक्शों को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।